हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिव्य एजुकेशन। यहाँ पे हम बात कर रहे थे, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग डेली 20 क्वेश्चन जीके से रिलेटेड सॉल्व करते हैं, ठीक है, जो कि हमारे प्रत्येक एग्जाम के लिए 4 से 5 नंबर फिक्स कराता है, ठीक है। क्योंकि यदि हम ऐसे डेली ही क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे तो आप यदि किसी भी मीन्स की एसएससी, रेलवे, बैंकिंग इन लेवल्स का क्वेश्चन देते हो तो आपको ये बहुत ही हेल्पफुल होंगे, ठीक है। क्योंकि अभी जितनी भी वैकेंसीज आई थी जो पोस्टपोन कर दी गई थी तो उनकी सबकी डेट आ गई है, कुछ की आने वाली है। इसलिए अब हमको तैयारी अपनी बिल्कुल बहुत ही अच्छे तरीके से कर लेनी चाहिए ताकि हम पहले ही अटेम्प्ट में उसको क्लियर कर जाएं, ठीक है। सो यहाँ पे अब हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मृदा अपरदन का कारण नहीं है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन था कि अपवाहन, दूसरे में था वनोन्मूलन, तीसरे में है अपक्षय और चौथे में है अधिक कटाई, ठीक है। तो मृदा अपरदन का कारण नहीं है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया, मृदा अपरदन का कारण नहीं है, ठीक है। क्योंकि वनोन्मूलन मृदा अपरदन का कारण है। जब वन नष्ट कर दिए जाएंगे तो मिट्टी का जो पकड़ाव होगा, जो पेड़ होते हैं वो जड़ें मिट्टी को पकड़े रहते हैं, ठीक है। तो जो वो होगा तो वो मिट्टी जब बारिश होगी तो फिर बहने लगेगी ज़्यादा मात्रा में, जिससे मिट्टी का क्षरण होगा। अपक्षय के कारण मिट्टी का क्षरण होता है। अधिक अधिक कटाई करते हैं, उससे भी हमारी मिट्टी का जो होता है तो अपरदन होता है, ठीक है। लेकिन इसमें पूछा गया कि किसके कारण मिट्टी का अपरदन नहीं होता है। हम हमेशा यहीं पे गलती करते हैं, नहीं में, ठीक है। क्योंकि नहीं को देखते ही नहीं है। हमने पढ़ा कि निम्न में से कौन एक मृदा अपरदन का कारण हो गया। अब वो हम ऑप्शन देख रहे हैं, अब हमसे हो सकता है कि 2-3 में से बन रहे हैं। अब किसी को टिक लगाए चलिए, ठीक है। तो ऐसे में हमारा 1 नंबर गया, 1 नंबर जो 2 नंबर जिसका भी होता है, क्योंकि अब माइनस मार्किंग भी होने लगी है हर एक एग्जाम में। इसलिए हमको बहुत ही सावधानी से हर क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपवाहन, ठीक है। अपवाहन के कारण मिट्टी का अपरदन नहीं होता है। देन अगले क्वेश्चन की बात करें तो एक साधारण सूक्ष्मदर्शी होता है, यानी कि माइक्रोस्कोप जो होता है, सिंपल माइक्रोस्कोप बोलें तो क्या होता है। तो उसमें से कम फोकस वाला उत्तल लेंस होता है, लंबे फोकस वाला उत्तल लेंस, या कि कम फोकस वाला अवतल लेंस, या लंबे फोकस वाला अवतल लेंस। तो इसमें जो एक सिंपल सा माइक्रोस्कोप होता है या सूक्ष्मदर्शी होता है वो कम फोकस वाला उत्तल लेंस होता है, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की बात करें तो किसने कहा था कि स्वाद का वास्तविक स्थान जिह्वा नहीं बल्कि मन है। तो हम बोलते हैं कि टेस्ट हमारी जो है टंग करती है, ठीक है। जीभ करती है कि ये कैसे है, मीठा है, खट्टा है, क्या चीज़ है। लेकिन यहाँ पे जो कथन कहा गया है कि किसने कहा था कि वास्तविक स्वाद का वास्तविक स्थान जिह्वा नहीं बल्कि मन है। तो ए में है अरविंद घोष, बी में है महात्मा गांधी, और सी में है बाल गंगाधर तिलक, तथा डी में है स्वामी विवेकानंद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी जी ने कहा था कि स्वाद का जो स्वाद का जो वास्तविक स्थान है वो जिह्वा नहीं मन है, ठीक है। तो इसको आप याद रखना, किसने कहा था, किसका स्टेटमेंट है, तो महात्मा गांधी जी का है। देन उसके बाद हम बात करें तो भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किस पैमाने का प्रयोग किया जाता है। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये। आई थिंक कि आप में से कुछ लोगों से तो बनता ही होगा कि भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किस पैमाने का उपयोग किया जाता है, और ये काफ़ी क्वेश्चन पूछा भी जाता है, ठीक है। तो ए में है रिएक्टर पैमाना, बी में है मैट्रिक पैमाना, सी में है सेंटीग्रेड पैमाना, और डी में है न्यूटन पैमाना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रिएक्टर पैमाने के द्वारा भूकंप को मापा जाता है, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित में से किस खाद्य फसल में प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक होती है। खाद्य फसल का मतलब कि जो खाने योग्य फसल होती है उसमें से कौन सी ऐसी फसल है जिसमें प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक होती है, ठीक है। तो ए में है कि कसावा, बी में है सोयाबीन, सी में है गेहूं, या डी में है मक्का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोयाबीन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है। क्योंकि सोयाबीन भी एक खाद्य फसल है, एक तिलहनी फसल भी है, इसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन अधिक मात्रा में पाया जाता है। देन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से वह तत्व कौन सा है जो सामान्य मानव शरीर में सर्वाधिक प्रतिशतता में पाया जाता है। मतलब किसी एक नॉर्मल इंसान की बॉडी में वो ज़्यादा मतलब कि सर्वाधिक परसेंटेज में पाया जाता है। तो ऐसा कौन सा तत्व है।
तो इसमें से पहला है कि कार्बन, दूसरा है हाइड्रोजन, तीसरा है नाइट्रोजन और चौथा है ऑक्सीजन। ठीक है, तो इसमें ऑक्सीजन हो जाएगा जो कि सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। देन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, यहाँ पे स्टेटमेंट मतलब कि कथन के आधार पर क्वेश्चन दिए गए हैं। ये क्वेश्चन यूपीएससी फॉर्मेट का है। तो यहाँ पे क्या बात की गई कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला था कि साइमन कमीशन की सिफारिशों के परिणाम स्वरूप शिमला, दिल्ली तथा कलकत्ता में 3 गोलमेज सम्मेलन आयोजित किए गए थे। ठीक है, तो इसका सबसे पहले तो आप लोगों के लिए एक होमवर्क है, साइमन कमीशन भारत कब आता है। तो ये इसकी डेट आप लोगों को बतानी है कि साइमन कमीशन भारत कब आया था। ठीक है, तो अब यहाँ पे साइमन कमीशन की सिफारिश के परिणाम स्वरूप शिमला, दिल्ली तथा कलकत्ता में 3 गोलमेज सम्मेलन आयोजित किए गए। दूसरा था कि मतलब दूसरा स्टेटमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में स्वशासन के लिए समर्थन निहित था, जिसकी सर्वप्रथम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट में प्रस्तावना की गई थी। ठीक है, देन यहीं पे से दूसरा क्वेश्चन है कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट थी, तो वो मतलब कि किस अधिनियम के तहत, किस अधिनियम को ही मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम कहा जाता था, तो इसको भी बताना है, प्लस इसकी डेट भी बतानी है। देन साइमन कमीशन कब आया था उसकी डेट बतानी है। ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड किस अधिनियम को कहा जाता है। यदि आप में से नहीं बनता है तो प्लेलिस्ट में आप जाओ, वहाँ पे पॉलिटी के वीडियो हमने अपलोड कर दिए हैं, जो कि इसका आपको जो ब्रिटिश प्रांत के अंतर्गत भारत था या ताज के अंतर्गत भारत था, यानी जितने भी एक्ट आते हैं वहाँ पे सारे एक्ट अपलोड हैं, तो आपको मिल जाएंगे और अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं। अब आपको समझ में आएगा जब एक बार वीडियो देख लोगे और एक बार क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में आता है, तो इसमें स्वशासन के लिए समर्थन निहित था, जिसकी सर्वप्रथम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट में प्रस्तावना की गई थी। ठीक है, अब इसमें से 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, इनमें से हमको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो ये जो कथन दिए हुए इनमें से कौन सा सही है और कौन सा गलत है, या दोनों सही है। तो इसमें से हम ऑप्शन देखते हैं। पहला है केवल 1, दूसरा है केवल 2, तीसरा है ये दोनों मतलब कि 1 और 2, और चौथा है कि ना तो 1 और ना ही 2। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल और केवल 2। यहाँ पे सही तथ्य की जांच करनी थी। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में स्वशासन के लिए समर्थन निहित था, जिसकी सर्वप्रथम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट में प्रस्तावना की गई थी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि क्या था, इसका राइट आंसर केवल 2 हो जाएगा। पहला जो स्टेटमेंट है वो आपका रॉन्ग है। ठीक है, टोटल में इसका गलत है कि साइमन कमीशन की सिफारिश के परिणाम स्वरूप, क्योंकि जब आप उसकी डेट देखोगे और जो गोलमेज सम्मेलन हुए थे, तो जब वहाँ पे आप देखोगे, तो अभी मैं नहीं बताऊंगी। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में इसका डिस्कस करेंगे, क्योंकि बता दूंगी तो आंसर पता चल जाएगा। यदि आप वीडियो देख लेते हो जाके तो वहाँ से आपको पता चल ही जाएगा, लेकिन मैं इसके नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी इसके बारे में क्या क्या हुआ था। ठीक है, तो ये पहला जो स्टेटमेंट है यहाँ पे इतना समझो कि पहला गलत है और दूसरा क्या है, एकदम से राइट है। ठीक है, मतलब दूसरा कथन सत्य है और हमको सही की जांच करनी थी। देन अब हम नेक्स्ट देखते हैं, जो अगला क्वेश्चन था कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को नामित किया जाता है। तो ए में है कि 5, बी में है 12, सी में है कुल सदस्यों का 5वां मतलब कि 1/5 भाग, या डी में 10। ठीक है, तो राज्यसभा और लोकसभा में आपको पता है कि सदस्य मनोनीत किए जाते हैं कुछ। तो राज्यसभा और लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। ठीक है, तो लोकसभा में 2 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं और राज्यसभा में कितने मनोनीत किए जाते हैं, तो 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। तो ये बात याद रखनी है कि लोकसभा में 2 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं जो कि राष्ट्रपति के द्वारा किए जाते हैं, और राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन किया जाता है। ठीक है, ये भी राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। जो हमारे भारत के राष्ट्रपति जी होते हैं उनके द्वारा इन सदस्यों का मनोनयन किया जाता है। हालांकि ये इलेक्टेड मेंबर नहीं होते हैं, अलग अलग फील्ड से होते हैं, कला के क्षेत्र से हो गए, साहित्य के क्षेत्र से हो गए, या खेल कूद के क्षेत्र से हो गए, मतलब ये अलग अलग बैकग्राउंड से होते हैं, कोई इलेक्टेड मेंबर नहीं होते हैं। ठीक है, जिनको हमारे प्रेसिडेंट जी मनोनीत करते हैं। तो जो राज्यसभा की बात कर, यहाँ पे राज्यसभा का पूछा गया है तो 12 होगा, यदि लोकसभा का पूछा जाता तो 2 होता। ठीक है, देन अब हम अगले क्वेश्चन की बात करें
तो ब्रिटिश भारत का पहला वायसराय और गवर्नर जनरल कौन था? तो ब्रिटिश भारत का पहला वायसराय पहले में था कि लॉर्ड डलहौजी था, दूसरे में था सर जॉन लॉरेंस था, तीसरे में था वारेन हेस्टिंग्स था और चौथा था कि लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पूछा गया है, पहला वायसराय कौन था? जो लॉर्ड कैनिंग था, सॉरी जो वारेन हेस्टिंग था, ये बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया था। ठीक है, जब आप वीडियो देखोगे प्लेलिस्ट में डली हुई है, इसीलिए मैं बोल रही हूँ, आप एक बार देख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे मतलब इनका पद नाम चेंज हुआ था। जब 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आता है तो जो वहाँ का बंगाल का गवर्नर होता है उसको क्या कर दिया जाता है, उसके पद नाम को चेंज करके क्या कर दिया जाता है, गवर्नर जनरल कर दिया जाता है। ठीक है, फिर कुछ समय बाद 2-3 एक्ट आते हैं, उसके बाद क्या किया जाता है, इसको जो इसका पद नाम था गवर्नर जनरल, तो पहले बंगाल का गवर्नर जनरल, तो बंगाल यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लिया जा सकता है कि बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था, तो वो वारेन हेस्टिंग्स था। फिर उसके बाद पूछ लिया जा सकता है कि भारत का गवर्नर जनरल कौन था। ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना है कि भारत का गवर्नर जनरल कौन था। देन उसके बाद क्या होता है कि जो भारत का पहले बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया जाता है, यहाँ पे आप याद रखना, ठीक है, कि वो पहले गवर्नर था। गवर्नर का पद नाम बदल के क्या किया गया है कि पूरे मतलब जो बंगाल प्रांत था उसका गवर्नर जनरल बना दिया जाता है और जो मद्रास और बम्बई प्रांत थे उनके अधीन कर दिए जाते हैं। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि कुछ समय बाद जब एक्ट आते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि उसको भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। फिर भारत का गवर्नर जनरल के बाद कुछ समय बाद उसको क्या किया जाता है 1858 में कि उसका जो जब ताज का शासन आता है तो उसको क्या कर दिया जाता है कि मतलब वायसराय का नाम दे दिया जाता है। जो वही भारत का गवर्नर जनरल का पद था उसके पद नाम को बदल के क्या कह दिया जाता है, मतलब भारत का वायसराय। ठीक है, तो यहाँ पे हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत का वायसराय कौन था पहला, तो यहाँ पे आप लिखोगे लॉर्ड कैनिंग। अब यहाँ पे आपसे ये क्वेश्चन भी बन सकता है लॉर्ड कैनिंग से कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन है। ठीक है, तो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग है और भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग है। ठीक है, ये दोनों ही बातें आप याद रखना। और एक बार मैं फिर कह रही हूँ, आप वीडियो देखोगे तभी ये सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करने से हमको आइडिया नहीं लगता कि क्या कैसे है। हाँ, क्वेश्चन सॉल्व करने से इतना होता है कि हमको ये समझ में आ जाता है कि मतलब किसी भी टॉपिक से चीज़ें कैसी पूछी जाती हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन सॉल्व जब हम करते हैं तो इससे एक कॉन्फिडेंस लेवल रहता है। जब एग्जाम में जाते हैं हम तो कंफर्टेबल रहते हैं, चलो क्वेश्चन ऐसे पूछे जा रहे हैं और क्वेश्चन देख के हम हेजिटेट नहीं होते हैं। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए, बट उसके पहले उसके बारे में अच्छे से पढ़ना चाहिए। तो आप लोग वीडियो देखोगे तो आपको सारी बातें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ पे जो अंतिम गवर्नर जनरल की बात करें भारत का, लॉर्ड कैनिंग है तथा प्रथम वायसराय भी लॉर्ड कैनिंग है। ठीक है, दिन उसके बाद बात करें अब हम, तो लोहे का शुद्धतम रूप कौन सा है, तो जो आयरन होता है उसका यदि प्योर रूप की बात करें तो कौन सा है, तो पहला का तो है कि स्टील, दूसरे में है ढलवा लोहा, तीसरे में है कच्चा लोहा, चौथे में पिटवा लोहा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पिटवा लोहा। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो खतरे के सिग्नल प्रायः लाल होते हैं क्योंकि लाल प्रकाश, आप देखते होंगे कि जो रेड होता है ग्रीन होता है, रेड होता है ग्रीन होता है येलो होता है। ठीक है, तो इनमें से जो खतरे का सिग्नल होता है वो लाल होता है। यदि कहीं पे आपको खतरा है तो वहाँ पे लाल ही सिंबल बना रहता है, रेलवे में हो या कहीं भी आप देखो। तो इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब ऐसा क्यों किया जाता है, तो क्योंकि लाल प्रकाश सबसे कम चमकता है। तो ऐसा तो होता नहीं, जब सबसे कम चमकेगा तो क्यों करेंगे। ठीक है, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। जो इसका क्या होता है कि लाल प्रकाश का विचलन सबसे कम होता है, इसका वेग न्यूनतम होता है, या आँख के लिए सुखकर होता है। तो इसमें क्या होता है, इसका विचलन सबसे कम होता है, तो ये डायरेक्ट आँख तक पहुँच जाता है, इसलिए लाल प्रकाश को ही खतरे का सिग्नल बनाया गया है। ठीक है, देन उसके बाद हम अगला क्वेश्चन की बात करें तो सुनामी बनने का कारण है। सुनामी बनने का कारण क्या है, तो शीतल तथा उष्ण धाराओं का मिलना, भूकंप, समुद्र तल में परिवर्तन या ज्वालामुखी उद्गार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भूकंप। सुनामी बनने का कारण सबसे बड़ा मेन कारण है, जो सुनामी आते हैं समुद्र में उसका मेन कारण है क्या है, भूकंप है। ठीक है, देन उसके बाद हम बात करें तो भारत लौह अयस्क का निर्यात मुख्यतः किस देश करता है,
तो किस दो देश को करता है, ठीक है। जो इंडिया है वो जो लौह अयस्क है इसका निर्यात किस देश को करता है? तो ए में है जापान, बी में है भूटान, सी में है इंडोनेशिया तथा डी में है रूस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जापान को भारत क्या करता है, लौह जो अयस्क है उसका सबसे ज्यादा निर्यात करता है। राइट। देन अगले क्वेश्चन की बात करें तो बिजली का सुचालक है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी का जो सुचालक है वो क्या है? सुचालक है मतलब कि करंट प्रवाह हो रही है, ठीक है, धारा प्रवाह हो रही है, इसका मतलब ये हुआ। सुचालक कुचालक का मतलब होता है कि जिसमें धारा प्रवाह नहीं होती है, और सुचालक का मतलब होता है जिसमें धारा प्रवाह हो रही है। तो इसका मतलब हो जाएगा कि बिजली का सुचालक है तो शुष्क वायु, कागज, मिट्टी का तेल या ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट जो होता है वो क्या होता है, जो हमारी पेंसिल की नोक रहती है तो वो ग्रेफाइट की बनी रहती है, ठीक है। वो क्या है, विद्युत की सुचालक है। यदि आपको ट्राई करना हो तो आप उसको दोनों तरफ से क्या करना, थोड़ा थोड़ा छील लेना, और उसको जब जहाँ पे आप प्लग लगाते हो वहाँ पे जब लगाओगे तो उसमें से करंट आएगा, ठीक है। ऐसा करना मत, तो हो सकता है खतरा भी हो सकता है, बट ज़्यादा खतरा नहीं है, लेकिन क्या है कि ये विद्युत का सुचालक है तो क्या है, ग्रेफाइट है। देन उसके बाद हम बात करें तो भारत निम्नलिखित में से किस गोलार्ध में स्थित है? जो हमारी प्यारी सी इंडिया है, कंट्री है, वो किस गोलार्ध में स्थित है? तो उत्तरी या पूर्वी, उत्तरी और पूर्वी, दक्षिणी और पूर्वी, उत्तरी और पश्चिमी, और उत्तरी और दक्षिणी, ठीक है। तो भारत किस गोलार्ध में स्थित है? भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है। यहाँ पे मैप बना के थोड़ा समझा देते हैं। ये इक्वेटर हुआ, ठीक है, ये पूरी पृथ्वी हो गई सपोज, यहाँ पे विषुवत रेखा हो गई, ठीक है, हाँ ये देशांतर रेखा हो गई। यहाँ से हमारा भारत यहाँ पे है, ठीक है। यहाँ पे जो एशिया, ये पूरा एशिया है, तो यहाँ से ये प्यारी सी कंट्री अपनी हो गई इतनी, ठीक है। तो ये क्या हो गया कि उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है, ठीक है, ये उत्तरी पूर्वी हिस्सा है, इसलिए आप क्या कहोगे, उत्तर, ये पूर्व हो गया, ये पश्चिम हो गया, ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में हमारा भारत स्थित है, ठीक है। तो आपको भूगोल के भी प्लेलिस्ट में जाओगे तो भूगोल के भी मैंने इंडियन जियोग्राफी के सारे वीडियो आपको प्रोवाइड करा दिए हैं, तो आप लोग वहाँ से देखोगे तो आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। भारत हमारा कहाँ है, उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में सिचुएटेड है। देन उसके बाद हम बात करें तो नदी का अपरदन सबसे अधिक होता है जहाँ नदी की गहराई अधिक हो, नदी की चौड़ाई अधिक हो, नदी का प्रवाह तेज हो, और नदी का ढाल अधिक हो, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि नदी का अपरदन, किसी भी नदी का अपरदन कहाँ पे अधिक होता है, तो जहाँ पे नदी का प्रवाह तेज होता है, ठीक है। अब वो प्रवाह तेज होगा तो क्या होगी कि वो ज़्यादा मिट्टी बहा के ले जाएगी, ज़्यादा वहाँ का भाग क्या करेगी कि उसको मतलब चौड़ा करती जाएगी। तो इससे साफ होता है कि नदी का अपरदन सबसे ज़्यादा कहाँ पे होगा, जहाँ की प्रवाह नदी का तेज होगा, ठीक है। देन उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें तो ऑटोमोबाइलों यानी कि मोटर कारों में हाइड्रोलिक ब्रेकों के कार्यकरण यानी कि वर्किंग पर निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत या नियम लागू होता है, ठीक है। तो बर्नौली का नियम, पेसियल्स का नियम, और सॉरी सिद्धांत, और पास्कल पास्कल नियम, और यहाँ पे बात की गई है आर्किमिडीज का सिद्धांत, ठीक है, या नियम। तो ये फिजिक्स के सारे नियम हैं, आप में से जो फिजिक्स के स्टूडेंट होंगे उनको पता होगा। तो यहाँ पे किसका सिद्धांत लागू होता है, तो बर्नौली का नियम, ठीक है। देन उसके बाद अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो साधारणतया मरकत यानी कि पत्रा का रंग क्या होता है, तो इसमें से बैगनी, पीला, गहरा हरा, और प्रिसियन ब्लू, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गहरा हरा। तो मरकत यानी कि पत्रा का रंग जो होता है वो गहरा हरा होता है। देन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कैंसर के निदान में निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण सहायता करता है, ठीक है। हमने कल मतलब कि नेक्स्ट वीडियो में देखे थे कि कैंसर के रोग के लिए कौन सी गैस उपयोगी होती है, उसमें से हमने रेडान की बात की थी। देन उसके बाद था कि कैंसर के निदान में निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण सहायता करता है, ठीक है। यहाँ पे परीक्षण की यानी कि एक्सपेरिमेंट की बात की गई है। तो सबसे पहले है कि मूत्र परीक्षण, रक्त परीक्षण, या जीवूती परीक्षा यानी कि बायोप्सी, या एक्सरे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बायोप्सी, ठीक है। तो यहाँ पे जो कैंसर के लिए प्रशिक्षण किया जाता है, परीक्षण किया जाता है, दैट मीन्स तो इसका हो जाएगा बायोप्सी, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है, ठीक है। इसमें से आमने सामने जो युग्म दिए गए हैं तो इनमें से 3 सही है, 1 गलत दिया हुआ है, तो इसको आपको बताना कौन सा गलत है। तो
आइसो ही इट, ठीक है। तो इसका सामने दिया हुआ है कि अर्धता, और आइसो बार यानी दाब, आइसो हेल यानी सूर्य का प्रकाश, और आइसोथर्म यानी तापमान, ठीक है। तो इसमें से हो जाएगा कि आइसो हीट्स जो है, हीट तो ये आर्द्रता के लिए नहीं है, तो इसका क्या हो जाएगा कि गलत है, ठीक है। यहाँ पे गलत की बात की गई थी, तो ये युग्म गलत है। देन उसके बाद ये रहे आज के इम्पोर्टेंट 20 क्वेश्चन, और आई होप कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे, और जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका जवाब आप लोग ज़रूर दोगे, ठीक है। आशा करते हैं कि दोगे, और यदि आपसे उनके जवाब नहीं बनते तो पहले आप जाके प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएंगे, आप वहाँ से वीडियो देख लो। सारे वीडियो एकदम से सीक्वेंस में दिए गए हैं, जितने भी आर्टिकल्स आए हैं, जितने भी एक्ट आए हैं, और जो आज के क्वेश्चन में थे हमारे, ठीक है। आपको सारे आंसर मिल जाएंगे वहाँ से। हालांकि मैं कल इसको बताऊँगी कि क्या कैसे है। देन अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। खुश रहो, पढ़ते रहो, और ये जो महामारी फैली हुई है उससे अपनी और अपने फैमिली की और सेहत की सुरक्षा करते रहो, ठीक है। धन्यवाद।